तो बेटा आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करने वाले हैं और जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके एमसीक्यूज़ को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 40 एमसीक्यूज़ हैं जिसकी प्रैक्टिस आज यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमारे एमसीक्यूज़ को देखते हैं और आप भी समझने की कोशिश करें कि किस जो है वो किस एमसीक्यूज़ का क्या आंसर आएगा। जैसे आप जानते हैं चैप्टर 1 के अंदर मोल, एवोगाड्रो नंबर, स्टोइचियोमेट्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन सब के क्वेश्चंस मौजूद हैं और ये सब टॉपिक्स आपको आते हैं ना, समझ लो एक तरह से रिवीजन कर सक रहे हैं हम। ठीक है, या फिर एमसीक्यूज़ किस तरह से आस्क किए जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि 50% सेक्शन जो है वो आपको पता है एमसीक्यूज़ से आने वाला है, 43 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। तो एमसीक्यूज़ की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा है कि जैसे कि हर जो है वो संडे को हम, चूँकि इंग्लिश की क्लासेस हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो हम जस्ट एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट हैव द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। इनमें से किस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O नहीं होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। अगर हम इसको अगर CH2O मिलाकर लिख लें तो ये CH2 हो जाएगा, तो इसका तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। इसको देखें तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये भी हो गया CH2O। ठीक है, थर्ड हमारे पास है, अगर हम इसको मिलाकर लिखें C2, उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया 3 + 1 4 और ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये भी C2H4O2 है। इसका मतलब लास्ट आंसर फाइनल वाला करेक्ट होना चाहिए। ये है C2 और हाइड्रोजन कितने 3 4 5 और 1 6, H6 और O। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ रहा है CH3O। उसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O नहीं है। बाकी सबका आप देख सकते हैं कि CH2O है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इजीली। नेक्स्ट इसके बाद जब हम उसके बाद सेकंड है फार्मूला वेट ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज डैश। तो इस कंपाउंड का फार्मूला वेट जो है या फार्मूला मास क्या निकलेगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैल्शियम, अच्छा कैसे निकलेगा, कैल्शियम Ca है कैल्शियम प्लस उसके बाद नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इंटू 3 और उसके बाद होल मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 40 + 14 प्लस, अच्छा ये 14 होता है नाइट्रोजन का, प्लस 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 40 + 14 + 16 3 = 48। ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर हम 14 और 48 को ऐड करेंगे तो जाएगा 12 4 5 6, 62 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 62 2 ये हमारे पास हो जाएगा, दैट इज 60 60 120 और 144, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 184। ठीक है, सॉरी 1 ये 124 होगा। ठीक है, तो ये 164 इसका आंसर। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मैनुअली इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड वाले का। थर्ड है 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल वे। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। देखो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, आपसे वेट पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो ये होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो और आपसे वेट आपको बताना हो, तो फॉर्मूला ये होता है कि जो मास है वो बराबर हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na। ऐसे आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आपके पास 3.01 × 10⁻23, मॉलिक्यूलर मास आपके पास हो गया वाटर है तो 18 डिवाइड बाय Na होता है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये 1 से और ये 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 आंसर आ जाएगा इसका 9 ग्राम। अब इसका एक तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारा जो कैलकुलेशन आंसर है। बट ज़्यादा जीनियस स्टूडेंट वो होते हैं, ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट वो होंगे जो कि इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3.01 × 10⁻23। देखो आपको पता है 1 मोल के अंदर होता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, तो ये जो आपके पास मोल है ये असल में हाफ मोल है, 0.5 मोल है। और 1 मोल वाटर में आप जानते हैं 18 ग्राम होता है, तो आधे मोल वाटर में इसका आधा हो जाएगा तो 9 ग्राम हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको पूरा इस तरह सॉल्व करके देखें, लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डैश मोल।
इसको भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकली भी, बाय कैलकुलेशन भी। कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास हो गया 6 हो गया और मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया, ये 3 आंसर आ जाना चाहिए। लॉजिकली सॉल्व करें तो आपको पता है कि हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस ना, तो 1 मोल जो होता है वो 2 ग्राम हो सकता है, 1 मोल जो है वो 2 होगा, ठीक है, और 6 ग्राम जो है उस तरह से फिर 3 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज पांचवा, तो यहाँ समझ में आ गई चौथा कैसे हो? पांचवा है इन 18 ग्राम देयर इज डैश। 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? लॉजिकली सॉल्व करते हैं। 18 ग्राम पानी, 1 मोल पानी हुआ, और 1 मोल सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6 पावर 23। ओके, उसके बाद फिफ्थ का आंसर बता दिया था ना, तो फिफ्थ है 18 ग्राम वाटर में कितने होंगे, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सल्फर एटम्स वुड वे 40 ग्राम। कितने सल्फर एटम का वजन 40 ग्राम होगा? तो चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जा रही है तो इन दैट केस हमें यहाँ पर एवोगाड्रोस नंबर लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने जो है वो सल्फर एटम का वेट इतना होगा, मतलब 40 ग्राम जो है वो सल्फर एटम्स जो है उनका जो है वो बताना है कि कितने सल्फर एटम होंगे 40 ग्राम ऑफ सल्फर में। तो मास दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय एटॉमिक मास सल्फर का हो जाएगा 32, और ये Na हो जाएगा आपके पास 6.02 और पावर 23, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी है कैलकुलेट करने पर 7.53 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी क्लोराइड आइंस आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बताइए 25 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड आइंस कितने होंगे, ठीक है। तो कितने ज़्यादा क्लोराइड आइंस होंगे 25 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के अंदर? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 25 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स कितने होंगे, उनके क्रिस्टल्स कितने होंगे। तो ये सेम वही फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। तो ये मास हो गया 25 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम क्लोराइड का निकालना पड़ेगा, ये 40 प्लस 71 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 80 90 100, तो ये कितना हो जाएगा 101, 70 प्लस 40 101, ठीक है। तो 101 इंटू 6.02 पावर 23, 1111 होगा, 111 होगा, ओके। अब क्या करें आप इसको सॉल्व करें, 25 डिवाइड बाई 111 मल्टीप्लाई बाई 6.02 पावर 23, ठीक है। उसके बताएं मुझे, अभी इस वक्त अभी आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, पहले इसको बताएं। ये हमने मालूम किया कितने क्रिस्टल्स होंगे, कितने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे 25 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में, 1.35 एक्सपोनेंट 23। चलो भाई इतने, एक मिनट, इतने क्रिस्टल्स होंगे, लेकिन हमसे पूछ क्या आ रहा है कितने क्लोराइड आइंस हैं इसके अंदर, कितने क्लोराइड, ये नहीं पूछा कितने क्रिस्टल्स हैं। तो एक क्रिस्टल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड के 2 क्लोराइड आइंस निकलेंगे, तो इसका तो 2 निकलेंगे, एक में 2 निकल रहे हैं ना, इसको हम क्या करें, इस पूरे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया कितना हो गया बताओ, 2.72 आ रहा है, इसको जो भी आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2.72, बस सी ऑप्शन करेक्ट है इस बार। बहुत सारे बच्चे ए लगा देते, ए तो उस वक्त लगाते जब आपसे पूछता कि बताओ इसके कितने क्रिस्टल हैं, क्लोराइड आइंस पूछा जा रहा है, ठीक है। 8th है 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वॉज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड। कहते हैं कि 19.7 किलोग्राम गोल्ड जो है वो रिकवर किया गया एक स्मगलर से, जो स्मगल करके लेकर जा रहा था, इतना किलो सोना रिकवर किया गया। हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड, तो बताओ गोल्ड के कितने एटम रिकवर हुए उसके अंदर। तो मतलब आपसे मास दिया जा रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला फिर सेम वही, एवोगाड्रो नंबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। अब मसला यहाँ पर मैंने किलोग्राम में दे दिया, आपको ग्राम में रखना पड़ता है मास, तो 19.7 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 19,700 हो जाएगा, और एटॉमिक मास पुणे में मैंने दिया हुआ है 197 गोल्ड का, ठीक है। Na यस, ये हो गया आपका 100 हो गया ना, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई भाई, तो 2 पावर ऊपर कर लो, 23 24 25, 10 की पावर 25, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही है। लॉजिक्स देखो जरा, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें कोई रट्टा नहीं है, सारे सॉल्व करने पड़ रहे, दिमाग लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है 9th है द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश।
कार्बन डाइऑक्साइड के इसके एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होता है? तो इसके लिए फिर सेम भाई कि अच्छा मास बताना है, मास का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय Na। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, चूंकि एक मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 डिवाइड बाय 6.02 पावर 23। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आएगा इसको कैलकुलेट, 44 डिवाइड बाय 6.02 पावर 23 कर दो एंड देन टेल मी द आंसर। बताओ ये वाला आंसर सही है, ग्राम में आ जाएगा ये। क्लियर है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 10th है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन एट एसटीपी। बताए 0.2 मोल मीथेन का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41। नंबर ऑफ मोल कह रहा है 0.2 है तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 22.41 से, कितना आ रहा है बताओ? 4.48 लीटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 10th का। क्लियर है भाई? ठीक है, अब बाकी एमसीक्यूज दिखाएं मुझे 10 से ऊपर के सारे। बस 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास ऑफ डैश। 1 मोल कार्बन 12 का मास कितना होता है? तो 12 ग्राम होता है। 1 मोल कार्बन का वजन कितना होगा, मास कितना होगा? मोलर मास 12 ग्राम होगा। अब 12 ग्राम तो ग्राम में तो उसमें लिखा भी नहीं है, तो आप 12 को अगर डिवाइड करते हैं 1000 से तो आपको क्या पता लग जाता है? किलोग्राम। तो 12 को 1000 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 0.012। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है रिंग इज स्टडेड विथ हाफ मोल डायमंड, डिटरमाइन द कार्बन एटम इन इट। कि एक अंगूठी है उसमें आधा मोल डायमंड जो है ना वो जो लगाया गया है, हाफ मोल डायमंड उस पर अंगूठी में लगा दिया गया नगीने के तौर पे। बताइए कि कार्बन के कितने एटम होंगे उस नगीने के अंदर? तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जा रहा है और हाफ मोल है, तो सिंपल है यार। देखो कि 1 मोल के अंदर कितने होते हैं? 1 मोल में 6.02 पावर 23 और हाफ मोल में 3.01 पावर 23। तो ये आपका हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 13 है अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज अबाउट 0.05 ग्राम। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर? एक कतरा पानी, उसका वजन लगभग 0.05 ग्राम होता है। बताए पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे एक कतरे पानी के अंदर? ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिर सेम भाई, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास कितना? 0.05। मॉलिक्यूलर मास कितना? 18। एवोगाड्रो नंबर तो सब जानते हैं 6.02 पावर 23। कितना आया? कैलकुलेट करें इसको। यस 2 राउंड ऑफ करें तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 21। अच्छा नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश ग्राम। तो बस 1 मोल का निकालना है तो डायरेक्ट लॉजिक है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो उसका। तो ये कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट है मिथेन कंटेन्स हाइड्रोजन बाय वेट। मिथेन में कितना हाइड्रोजन होता है बाय वेट? ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, मुश्किल सवाल है। ठीक है, मिथेन में कितना, अच्छा इसका फॉर्मूला होगा निकालने का। ठीक है, बाय वेट कितना परसेंट होता है उसके लिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला समझ जाओ कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का मास है डिवाइड कर दोगे मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड का मास है जिसमें निकालना है, और मल्टीप्लाई कर देना उसको 100 से। तो ये हो जाएगा कार्बन का मास कितना है भाई? 12 है, और उसका कितना होता है 16, वो टोटल कंपाउंड का मीथेन का, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से और आपको पता लग जाएगा कितना परसेंट इसके अंदर जो है वो अच्छा हाइड्रोजन, सॉरी आपसे यहाँ पर कार्बन नहीं पूछा गया, हाइड्रोजन पूछा गया है। तो हाइड्रोजन का 4, ठीक है 4 है ना, 4 यहाँ 4 डिवाइड बाय 16 इंटू अब 100 करो। अब बताओ 25%। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 मोल वाटर एट एसटीपी इज इक्वल टू डैश। 1 मोल वाटर का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होगा? तो आपको ये बात याद रखना है कि हम सिर्फ गैस नहीं, नॉन ऑफ दिस, चूंकि सिर्फ और सिर्फ गैसेस के वॉल्यूम को निकालते हैं एसटीपी पर। वाटर इज अ लिक्विड, ठीक है, वाटर असल में एक लिक्विड है, तो लिक्विड्स के थोड़ी ना वॉल्यूम आप फाइंड आउट करोगे, तो ये नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। 17 है द इक्वेशन ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन इज ये।
तो इक्वेशन दिया हुआ है कि भाई जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो 2H2O बनता है। दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट, ये थ्योरेटिकल सवाल है कि यहाँ को डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट, ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? तो ए है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2 एटम कंबाइन जो है वो 2 एटम ऑक्सीजन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेशियो 2 का है, उसका रेशियो 1 का है, तो ये गलत बात हो गई, ठीक है। सेकंड है 2 मोल्स ऑफ स्टीम कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, के 2 मोल्स ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब भाप, कैन बी प्रोड्यूस बाय 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा नहीं है, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल से, तो ये बी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। सी है 2 मोल्स ऑफ स्टीम कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल स्टीम 1 मोल ऑक्सीजन से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सी जो है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया ये सवाल कैसे सॉल्व किया इसको? ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चंस दिखाएं, ठीक है, ओके। बस स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस ऑफ अ रिएक्शन गिव अस यील्ड कॉल्ड डैश। जब हम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, मतलब स्टोइचोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसमें जो हमें यील्ड मिलती है, जो हमें पैदावार मिलता है, यील्ड से मुराद यील्ड समाज प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कह लो आप उसको, प्रोडक्ट को ही यील्ड कहा जाता है, वाई साइलेंट कर देते हैं यील्ड को। तो जब स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन की जाती है रिएक्शन के, तो जो प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, क्वांटिटेटिव यील्ड, नॉन ऑफ दिस। उसको समझने की बात है, इसको कहा जाता है एक्चुअल यील्ड। देखो नो, एक्चुअल यील्ड नहीं कहा जाता, बी थ्योरेटिकल यील्ड कहा जाता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। जब हम स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शंस कर रहे होते हैं ना बच्चे, याद रखना है कि जब हम स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो हम तमाम साइड रिएक्शंस को ना छोड़ देते हैं। साइड रिएक्शंस एक्स्ट्रा जो भी हो रहे होते हैं ना, हम उनको खातिर में नहीं लाते हैं, इसलिए जो हमें रिजल्ट मिलता है ना वो थ्योरेटिकल रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करते हुए इंडस्ट्री में या लैब में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हमें उतना नहीं मिलता, उससे कम अमाउंट मिल रही होती है एक्चुअल, क्योंकि साइड रिएक्शंस वगैरह चल रहे होते हैं। सेम जैसा फिजिक्स के अंदर जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन चैप्टर 4 जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो वहाँ पर जो है ना जो भी वैल्यूज आ रही होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यूज होती है, एक्चुअल नहीं होती हैं। क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना, आपने वहाँ पर ग्रेविटी को इग्नोर कर दिया होगा, एयर प्रेशर को इग्नोर कर दिया होगा, एजम्पशंस जो होते हैं। तो रियल में जब आप कोई अगर बैट्समैन अगर वो सिक्सर हिट करेगा, उस वक्त एयर प्रेशर भी लगेगा, ग्रेविटी भी लगेगी। तो वो जरूरी नहीं है कि जो न्यूमेरिकल में आप इतना दूर तक डिस्टेंस लगा रहे हो उतना डिस्टेंस रियल में बॉल का जाए। तो एक्चुअल और थ्योरेटिकल में फ़र्क होता है, इसकी भी थ्योरेटिकल यील्ड आती है, एक्चुअल यील्ड इतनी नहीं होती है, वो कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। 19th है इन द अनबैलेंस इक्वेशन। जब हम एक अनबैलेंस इक्वेशन लिखते हैं तो द कोफिशिएंट ऑफ अमोनियामाइन NH4+ मतलब अमोनियामाइन का कोफिशिएंट क्या होगा? तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 लगा दिया हमने। अच्छा, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लगा दिया और हाइड्रोजन 3 to the 6 हो गया, यहाँ पर 6 कर दिया। थिंक इक्वेशन बैलेंस हो गई। जिंक 1 6 हाइड्रोजन। तो कह रहे हैं कि अमोनियम की जो वो है कोफिशिएंट है वो कितनी आ रही है बैलेंस करने के बाद? 1 आ रही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, 1। 20 है इन अनबैलेंस इक्वेशन N2O5 ये बन रहा है NO2 + O2, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड विद 2 मोल्स ऑफ N2O5 इज। के बताएं कि कितने मोल NO2 के प्रोड्यूस होंगे 2 मोल N2O5 से? तो बड़ा सिंपल है, एक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अनबैलेंस है ना, बैलेंस कर लेंगे पहले इसको, 2 कर लेंगे यहाँ पर हम इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये 5 हो गया और 2 2 4 और यहाँ हाफ कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1 मोल जो है वो N2O5 2 मोल NO2 बना रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई अगर 2 मोल्स से लेंगे तो कितना बना लेगा ये? 4 मोल्स बना लेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा रेशो मेथड अप्लाई करें, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो 2 मोल कितना बनाएगा, तो वो टोटल 4 मोल की जो है फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव लीस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। जो पहले खत्म हो जाता है और जो लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है वो कौन सा रिएक्टेंट कहलाता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। 21 का हो जाएगा लिमिटिंग। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोल इज डैश। मोल की यूनिट क्या होती है? MOL। यस, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ई नहीं लिखते लास्ट में, तो ये यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैटाइंस आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सोडा ऐश। 1 मोल सोडा ऐश के अंदर नंबर ऑफ कैटाइंस की तादाद क्या होगी, कितने कैटाइंस उसके अंदर मौजूद होंगे? तो सोडा ऐश क्या होता है? सोडा, तो देखो सोडा ऐश का पहले बात हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सोडा ऐश होता है Na2CO3, दिस इज एक्चुअली सोडा ऐश। आप सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं। इसमें सब ये जो Na2 है ये आपका कैटाइन है
और ये जो है CO3 आपका एनाइन है, चूंकि पॉजिटिव आयन ये है, नेगेटिव आयन ये है। तो कह रहे हैं कितने कैटाइन होंगे 1 मोल सोडा ऐश में? टोटल क्रिस्टल की तादाद होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, मतलब Na, ठीक है। और कैटाइन पूछ रहे हैं तो एक जो क्रिस्टल होगा सोडियम कार्बोनेट का वो 2 सोडियम आयन देगा, तो 2Na होना चाहिए ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 424 है द रिएक्टेंट विच फॉर्म्स ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, जो कम बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो ज्यादा बनाता है वो एक्सेस रिएक्टेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 25 एट एसटीपी द प्रेशर इज डैश, एसटीपी पर प्रेशर कितना होता है? ऑल ऑफ दिस, ये तीनों होता है, ठीक है। मतलब 101 300 भी पास्कल भी होता है, 760 टोर भी होता है, 180 एम भी होता है। नेक्स्ट है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशियो ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, एटॉमिक रेशियो जो है ना बच्चे, एटॉमिक रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट मोल रेशियो भी कहते हैं। जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो होता है ना, वही हमारे पास एटॉमिक रेशियो होता है, जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास की डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल किया कंबस्शन एनालिसिस के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि एक, क्या कह रहे हैं भाई कि जब हम सिंपलेस्ट मोल रेशियो मालूम करते हैं तो मोल रेशियो को किससे डिवाइड किया जाता है? लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर गिवन मास, लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, मोल रेशियो को जब हम डिवाइड करते हैं ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, इससे करते हैं। अच्छा देखो, होता क्या है असल में, हम लोग करते हैं क्या है, हमारे बुक के अंदर तो ऐसा है ना कि मोल रेशियो कहा जाता है और सिंपलेस्ट मोल रेशियो कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब बाकी और जो फेडरल बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, मोल रेशियो को कहते हैं ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट, और जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो ना उसको एटॉमिक रेशियोज कह रहे होते हैं। इसकी वजह से ये मसला आया है कि शायद मैंने वर्डिंग्स चेंज किसमें कर दी हैं, वरना बात वही है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ इसमें मोल रेशियो ही बात वही हो जाएगी, ठीक है। उसी से डिवाइड करते हैं। वैसे लिस्ट देख लिया होगा आपने, वही आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। 27 MCQs है, क्या नहीं होता? तो पहला है डिटर्मिनेशन परसेंटेज, ये तो करते ही मालूम है। नेक्स्ट है ग्राम एटम्स, ये भी मालूम करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये कभी भी नहीं करना होता, तो सी ऑप्शन हो गया। 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत बात इसमें लिखी हुई है, देखते हैं। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट, अभी मैंने बताया कैसे। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट डेफिनेट, नहीं किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात लिखी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज अप्लाइड ऑन स्टोइचोमेट्री, बिल्कुल अप्लाई होता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो है वो मिकदार हमेशा सेम होनी चाहिए, ये अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अप्लाइड इन स्टोइचोमेट्री। अच्छा, बी ऑप्शन में कह रहे हैं द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट डेफिनेट, जबकि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, तो ये बी वाली बात गलत लिखी हुई है कि नॉट डेफिनेट, ठीक है, तो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। 29th है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इन इट्स मोलर एक्वा सॉल्यूशन, किस सॉल्ट के जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर किस सॉल्ट पे ज़्यादा चार्ज होगा। देखो इस पर ये है कैल्शियम +3 +2 हो जाएगा, इस पर K +1 हो जाएगा, अमोनियम पर NH4 प्लस चार्ज हो जाएगा, और सोडियम पे Na प्लस चार्ज हो जाएगा। तो किस पर चार्ज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, ए ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। 30 है अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस बिकॉज, एक मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक सब्सटेंस का, क्यों? इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, नहीं, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट डिकम्पोजेज इनटू आयंस, इट इज ऑलवेज मोनोएटॉमिक। याद रखिए कि मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल इसलिए होता है कि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो, हाँ मैं इसको बता दे रहा हूँ ना, देखो जैसे जब हमने चैप्टर उसमें किया था डिस्कस, चैप्टर 3 में जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया था, तो एटॉमिक रेडियस की जब डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि अकेले एटम को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है, नहीं आइसोलेट किया जा सकता एक अकेले एटम को। तो हम क्या करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उस मॉलिक्यूल के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं, तो वही एटॉमिक रेडियस कहलाता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट मतलब एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो सिंपलेस्ट पॉसिबल एक जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं,
तो वो वैसा पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। और क्यों होता है? बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन एटम जो होता है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेंगे। अगर नॉन मेटल्स के एटम है तो मॉलिक्यूल बने हुए मिलेंगे, अगर मेटल्स के हैं तो फिर क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स बने हुए आपको मिलेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल्ड ये बात है, उसको समझना पड़ता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है उसका, ठीक है, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिटरमाइंड फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला बिकॉज, तो यहाँ पर फॉर्मूला जस्ट लिखना है, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बीकर कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ वाटर, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इट। देखो एक बीकर में 9 ग्राम पानी है, 9 ग्राम पानी मतलब कि हाफ मोल ऑफ वाटर है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद कितनी होगी? देखो 9 ग्राम पानी मतलब हाफ मोल पानी, हाफ मोल वाटर से मुराद नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। लॉजिक समझना मेरा। तो नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल होंगे 9 ग्राम पानी के अंदर जो है वो 3.01 10 की पावर 23। अच्छा, पानी के अंदर H2O फॉर्मूला उसका है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, 2 होंगे ना, एक में 2 होंगे तो उसका डबल करना पड़ेगा 3.01 पावर 23 का, तो क्या हो जाएगा 6.02 पावर 23 हो जाएगा हमारे पास। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। 33 है 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक मोल में कितने होंगे भाई? एक मोल में तो फिक्स है, एवोगाड्रो नंबर 6.02 पावर 23, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाए हम और बाकी एमसीक्यूज दिखाएं, 34 से आगे दिखाएं। ओके ठीक है। 35 When 0.1 gram of magnesium is treated with an excess of HCl, what volume of gas at STP will be produced? कह रहे हैं कि जब 0.1 ग्राम मैग्नीशियम को ट्रीट किया जा रहा है HCl के साथ, तो बताएं कितना वॉल्यूम बनेगा गैस का, हाइड्रोजन गैस के STP पर। देखो ये पूरा न्यूमेरिकल है यहाँ पर, इट इज़ कम्प्लीटली अ न्यूमेरिकल दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। जरा समझना है इसको, बड़ा मुश्किल है MCQ ये 35 वाला। कह रहे कि मैग्नीशियम है, उसका रिएक्शन कराया जा रहा है HCl के साथ, तो ये कंपाउंड बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम इसको 2 लगा लेंगे, ठीक है, और तो ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। कह रहे हैं कि 0.1 ग्राम मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया जा रहा है HCl के साथ, बताएं STP पर बताएं कितना आपको जो प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.1 ग्राम, देखो 24 ग्राम जो मैग्नीशियम है वो प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन 2 ग्राम, तो 0.1 ग्राम जो मैग्नीशियम है वो कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? तो x ग्राम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रेशियो मेथड लगाकर पहले हम इसका जो है वो हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं इसके मासेस को, ठीक है। तो 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई एक्स। तो 24x आ गया 0.1 इंटू 2 और x आ गया 0.1 इंटू 2 डिवाइड बाई 24, तो कितना आ गया ये? इसको x निकालें पहले तो पता लग जाएगा हाइड्रोजन के ग्राम कितने बन रहे हैं। ये स्टोइचोमेट्री लगा रहा है, मास मास रिलेशनशिप। 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 3, उसको अगर उसमें बताएं आप, फ्रैक्शन में बताएं, होल नंबर में बताएं इसको, मतलब नहीं, इसको 0.00 के टर्म्स में बताएं। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, दिखाओ तो इसको, मुझे कैलकुलेटर दिखाओ। तो अगर फ्रैक्शन में आंसर है ना तो उसको क्या करना होता है, अगर आप चाहते हैं कि वो यस, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि कैलकुलेटर है ना आपके पास, तो कैलकुलेटर में आप क्या करें कि हम मॉड का बटन दबाएं, ठीक है। तो एक बार मॉड का बटन आप दबाएंगे, फिर दूसरी, तो उसमें क्या होगा, या मॉड के नहीं, पहले शिफ्ट दबाएं और शिफ्ट के बाद आप मॉड का बटन दबाएं। उसके बाद क्या होगा कि नंबर आपके पास जो है वो नंबर 8 में लिखा होगा नॉर्म, नगर पर नॉर्म आ जाएगा। नॉर्म उसके बाद क्या होगा कि 1 और 2 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला जो आंसर आपका आ रहा होगा वो आता है किसमें, ये आपके एक्सपोनेंट्स में 2 कर दोगे अगर उसको, तो ये आंसर आएगा आपका जो उसमें होल नंबर में, ठीक है। तो 2 कर देंगे सिर्फ, ठीक है। तो शिफ्ट दबाएंगे, मॉड दबाएंगे, फिर 8 दबाएंगे, फिर उसके बाद 2 कर देंगे। अब आपका आंसर जो आएगा ना वो पावर के बजाय 0 पॉइंट की सूरत में आएगा। अब निकालें और फिर बताएं क्या आ रहा है। 0.008
बाकी भी अच्छे चेक कर ले। अगर आप चाहते हो दोबारा में पावर वाले सिस्टम पे आ जाओ तो वो बंद कर देना रॉन्ग सिस्टम को, ठीक है। तो ये 0.008 जो है वो आपके पास ग्राम आ गया, ठीक है। इतना ग्राम हाइड्रोजन का बना होगा, लेकिन हमें बताना है क्या चीज़, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41 मोलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, ये चूँकि हमारे पास हाइड्रोजन का निकालना है तो 2 हो गया, तो ये 0.008 डिवाइड बाई 2 इंटू 22.41 करो। कितना आंसर आ रहा है इसका? 0.089। अच्छा 0.089 जो आपका आ रहा है ये असल में आ रहा है कि उसके अंदर ये डेसीमीटर क्यूब के अंदर, इसमें CM क्यूब लिखा हुआ है ना, तो आप इसको एक काम करो कि उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, देखिए DM क्यूब बन जाएगा। बल्कि 1 मिनट, 1000, हाँ 1000 से हाँ मल्टीप्लाई करो CM क्यूब बन जाएगा। 89 आ रहा है, 89, तो इसका मतलब इसके हाँ इसके कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो उसमें जो है वो 89 CM क्यूब आप लिख लेना, इसका आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। 36 है, अच्छा 34 की, अच्छा सॉरी, अच्छा 34 छोड़ दिया मैंने, ठीक है 34 कर लेते हैं। तो वैसे ही बड़ा इतना ज़्यादा मुश्किल सवाल आता नहीं है, तो कितने सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, पूरा न्यूमेरिकल लेके, ठीक है। नेक्स्ट है 34, 9.8 ग्राम ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स मोल्स ऑफ H+ आइन, कि 9.8 ग्राम एक्वा सोल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें नंबर ऑफ मोल्स H+ के कितने होंगे। तो बच्चे इसको सिंपल चीज़ ये देखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड के 9.8 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स, 9.8 ग्राम से हमारा 0.1 मोल हो गया ये सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि 98 ग्राम जो है वो 1 मोल होता है और 9.8 ग्राम आपका 0.1 मोल हो गया। तो 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मोल्स H+ आयन के कितने होंगे, ठीक है। तो 0.1 है ना, और सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला H2 है, तो 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0.2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये 35 भी हो गया। नेक्स्ट 36 है, अ कंपाउंड कंटेन्स 83% कार्बन एंड 70% हाइड्रोजन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज डैश। तो यहाँ पर अब क्या परसेंटेज दी हुई है आपको, तो अब सबसे पहले परसेंटेज से आपको मोल रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 83 तो कार्बन की बात करें, 83 डिवाइड बाय 12 कितना आ जाएगा, 6.91 और ये 17 आ जाएगा। अब सिंपलेस्ट मोल रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, तो कार्बन का ये हो जाएगा 6.91 डिवाइड बाय 6.91 और ये 17 डिवाइड बाय 6.91, तो ये तो 1 आ गया, और 17 डिवाइड बाय 6.91 कितना आया, 2.46 ले लिया, चलो ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला CH 2 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा, हाँ इसको क्या करो, यस 2.5 कर दो आप इसको, और इसको आप ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, ठीक है। यस डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, C ऑप्शन सही है, C2H6 सही है, C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबस्टन गिव्स 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, द परसेंटेज यील्ड इज डैश। अच्छा ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, ये हमारे मतलब कि बुक के अंदर ये क्वेश्चंस नहीं है मौजूद, इसमें एक तरह के भी परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, मैंने हिंट में फॉर्मूला दे दिया है कि परसेंटेज यील्ड के लिए एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसा निकल सकता है। एक्चुअल कितना यील्ड आ रहा है और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एक्चुअल यील्ड यहाँ पर है 18 ग्राम, क्या 18 ग्राम मिला है आपको जब आपने 8 ग्राम मीथेन की कंबस्टन की है। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे है कि इसके लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जैसे मिथेनॉल CH4 + O2, ये आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिलीज होता है इस इक्वेशन के अंदर। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर हमने 2 कर दिया बैलेंस करने के लिए, ठीक है। नाउ कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 + 1 3, यहाँ पर हाफ लगाकर हमने उसको बैलेंस कर लिया। यहाँ पर देखिए आपके 16 ग्राम मीथेन से आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 16 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, तो 8 ग्राम से एक्चुअल में इसका आधा बन जाएगा 22 ग्राम। ये आपके पास जो यील्ड है दिस इज थियोरेटिकल यील्ड जो स्टोइचोमेट्री से आ रही है, और जब फैक्ट्री में कंपनी में इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो 18 ग्राम बन रहा था, तो 18 को आप डिवाइड करोगे किससे, थियोरेटिकल यील्ड 22 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो परसेंटेज यील्ड आपको पता लग जाएगा कितनी परसेंटेज यील्ड हासिल हुई है। तो कितना आया
81.81, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया उसका। ठीक है। 38 है डैश हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तमाम के लिए। 0.1 ग्राम सोडियम, देखो सोडियम में ऐसे अगर लॉजिकल वे पर देखो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा पे, तो 1 मोल में तो आपके पास 1 मोल सोडियम के अंदर आपके पास होता है 23 ग्राम, तो बहुत ही कम होंगे नंबर ऑफ मोल। इतने एटम्स ऑफ मैग्नीशियम ये आपके पास मुझे लग रहा, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20 है। अच्छा इसमें एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वैल्यू निकालते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। डैश हैज ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, पहले ए को देखते हैं। 0.1 ग्राम सोडियम, तो 0.1 डिवाइड बाय 23 इंटू 6.02 पावर 23। ठीक है बच्चे, बताओ कितना आ गया, ये इसका बता रहा नंबर ऑफ मोल्स बताना है ना, सॉरी सब डिवाइड कर दो, सिर्फ डिवाइड कर दो। 0.1 डिवाइड बाय 23 0.26 मोल। 0.1 डिवाइड बाय 23 सिंपल, ठीक है जी, इतना मोल, जरा समझना है सही से। नेक्स्ट है 6.02 10 के पावर 20 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इनटू Na, तो n बराबर हो गया इस कैपिटल N अपॉन Na, ये 6.02 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23, कितना आ रहा है बताएं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। .001। दूसरा, तीसरे पे आता है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH इन 20 सेंटीमीटर क्यूब। 0.1 मोल आपके पास, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaOH है 20 cm क्यूब के अंदर। ये आपके पास असल में मोलैरिटी है, मोलैरिटी के थ्रू यहाँ पर दिया गया है कि 0.1 मोल, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ये होता है, तो मोल बराबर हो गया मोलैरिटी इंटू डेसीमीटर क्यूब। अच्छा मोलैरिटी क्या है यहाँ पर 0.1 मोलैरिटी है और डेसीमीटर क्यूब 20 है, डेसीमीटर क्यूब में रखना है 20 डिवाइड बाय 1000, 20 डिवाइड बाय 1000 कितना होगा 0.20 डिवाइड बाय 1000 0.02 डीएम क्यूब, तो यहाँ पर लगा लेते हैं 0.02 डीएम क्यूब। बताओ कितना आया मोल, 0.1 इंटू 0.02 0.002, ओके। लास्ट है 12.2 डीएम क्यूब नाइट्रोजन एट एसटीपी, तो 22.41 डीएम क्यूब 1 मोल ऑक्यूपाई करता है, ये 22.41 का आधा है, 12.4 तो हाफ मोल डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसमें मैं, 0.5 मोल। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहे हैं यहाँ पर, यस डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 39 है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.84, इट्स डेंसिटी, देखो ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी एक ही चीज़ होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी, तो 1.84 दोबारा ढूंढ लो, ये रहा ग्राम पर एमएल, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है X+1 आयन कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, व्हाट इज द मास नंबर। कह रहे हैं कि X+1 आयन में जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन थे, इसका मास नंबर कितना होगा, 38 नहीं होगा, X+1 आयन है, X+1 आयन है, जरा समझना है, X नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन है X+1 आयन में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है ना तो प्रोटॉन कितना होगा इसके पास, 19 प्रोटॉन होंगे इसके पास, प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 20 + 9, तो यहाँ पर जो आपके पास इसका 20 + 19, तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा 39। 38 उस वक्त होता है जब न्यूट्रल एटम होता, न्यूट्रल थोड़ी ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है आइंस में, प्रोटॉन फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज हमारे पास थे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के 40 एमसीक्यूज।